लो खाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कल से जहां पे आप लोग का पोस्टुलेट्स पे रोके थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द पोस्टुलेट्स पार्ट। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, बोल रहा है कि एट एनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एट एनी पर्टिकुलर टाइम different particles in a gas have different speeds and hence different kinetic energies। ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जो कोई क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल वेसल है, या फिर किसी भी शेप का आप वेसल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिकल लेना है क्यूबिकल लो, या फिर डिफरेंट शेप्स का वेसल लेना है डिफरेंट शेप्स का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस वेसल में अगर कोई गैस रखा है तो देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा इसमें। ठीक है। अगर हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा, जरूरी नहीं है कि सेम रहेगा। ठीक है। जरूरी नहीं रहता है कि उनका स्पीड हमेशा सेम रहेगा। हो सकता है कि मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड सबका सेम है। ठीक है। लेकिन तो भी जब ये कोलाइड करेगा विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर या फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जब कोलिजन होगा तो इनका नॉर्मल सा बात है, इनका स्पीड चेंज होना है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि दिस अजम्पशन इज रीजनेबल बिकॉज एज द पार्टिकल कोलाइड वी एक्सपेक्ट देयर स्पीड टू चेंज। है ना। अगर पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो उनका स्पीड में चेंजेस आना है। इवन इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाज सेम, अगर मान लो कि सारे मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, सारे मॉलिक्यूल्स का इनिशियल स्पीड सेम है, सारे मॉलिक्यूल्स का इनिशियल स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है, मतलब शुरुआत में अगर देखेंगे तो सबका स्पीड अगर मान लो सेम है इनिशियली, जैसे ही कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद सबका स्पीड थोड़ा बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द मॉलिक्यूल कॉलिजन्स विल डिस्टर्ब द यूनिफॉर्मिटी, मतलब उनका जो यूनिफॉर्म स्पीड था सबका इनिशियली, जैसे ही कॉलिजन होगा ये यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगा, आपका डिसरप्ट हो जाएगा। Consequently, the particles must have different speeds। इसका मतलब है कि आफ्टर द collision, the particle must have different speed which go on changing constantly। जिसका, और वो हमेशा एक कॉलिजन के बाद, जैसे पहला कॉलिजन हुआ इस मॉलिक्यूल के साथ तो इसके वेलोसिटी में चेंज आया, फिर इस मॉलिक्यूल का कॉलिजन हुआ इस मॉलिक्यूल्स के साथ तो फिर चेंज हुआ, इस मॉलिक्यूल का कॉलिजन हुआ वॉल के साथ तो फिर चेंज हुआ। मतलब ये जो स्पीड है सारे मॉलिक्यूल्स का, ये कंटिन्यूअसली चेंज करते रहेगा। It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of speeds remains constant at a particular temperature। कहने का इसका मतलब यह है कि भले हो सकता है कि सारा मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, स्पीड्स चेंज कर रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल स्पीड्स आप देखोगे, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करोगे तो वो सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत बोल रहे हैं कि मान लो इस मॉलिक्यूल का स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोलिजन इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखोगे कि तो दोनों का वेलोसिटीज जो है वो पहले भी जो सम एक तरह से बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि स्पीड चेंज होने के बाद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन था स्पीड का वो सेम ही रहा। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब पहले भी दोनों 5 3 8 था, अभी भी 4 4 8 है, ये कहने का मतलब हुआ इसका। मतलब भले हो सकता है कि उनका स्पीड चेंज करे कॉलिजन के बाद, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पीड का वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। किसी कोई दिक्कत है इस पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स में, या फिर आगे बढ़े? बोलते रहना, सब चुपचाप है फिर। ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। नो सर। ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट
नेक्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड, अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि मॉलिक्यूल का स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है, तो इसका मतलब है कि उनका काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगा। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो नॉर्मल सा बात है काइनेटिक एनर्जी भी रेगुलरली चेंज करते रहेगा, है ना, वेरिएबल होगा काइनेटिक एनर्जी भी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, अगर ऐसा है तो फिर वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस में, सारे मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटीज जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, लेकिन हम अभी जाने कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा स्पीड का वो सेम रहेगा। तो ऐसे केस में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेंगे, और हम लोग जनरली जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का या फिर गैस का बताते हैं वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आपके कंटेनर के अंदर होंगे सारे का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हो जाएगा, और उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं एवरेज का, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को डिटेक्ट कर पाना या फिर उसके बारे में कोई बात कर पाना, इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई सो? बिकॉज मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो है ये कंटिन्यूअसली आपका क्या कर रहा है, दिस इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटीज जो रहेगा, जो आपका वेलोसिटीज रहेगा वो क्या कहते हैं, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, हम किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल सा बात है डिफरेंटली चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इन काइनेटिक थ्योरी इट इज अज्यूम दैट average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature। ये बोलता है इस पर्टिकुलर, अच्छा अभी हम जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का डेरिवेशन आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, वो काइनेटिक थ्योरी का जब डेरिवेशन करवाएंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा ये पार्ट कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को पता चला कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। और बोल रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर आपका केल्विन स्केल में होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन स्केल में होगा। ठीक है, केल्विन स्केल में होगा। तो ये चीज हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन करेंगे, मतलब काइनेटिक का डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है ये डायरेक्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ आप लोग जानते हैं, गे-लुसैक्स लॉ में क्या होता था, और जब टेम्परेचर आपका राइज होता था when your temperature rises what happens is that the pressure of the gas increases। ठीक है, जो इंटरनल प्रेशर होता था गैस का वो क्या करता था। ठीक है, ऑन ये फंस हीटिंग द रहा है गैस आपका। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एंड दीज स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली दस एक्सर्टिंग मोर प्रेशर। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रखा हुआ है, अगर इसका हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, मतलब इसके हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करें, अगर हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करें तो इन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी हम लोग यहाँ पे दे प्रोवाइड कर रहे हैं गैस को, ये मॉलिक्यूल्स को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो नॉर्मल सा बात है आपका प्रेशर जो होगा गैस का, इंटरनल प्रेशर जो होगा गैस का वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सबको, एवरीवन। एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर देखो,
गेल-लुसैक्स लॉ में ऑलरेडी बताए हुए हैं कि अगर गैस के वॉल्यूम को, सपोज कर लो ये आपका एक क्यूबिकल, सपोज कर लो ऐसे बना हुआ तो रेक्टेंगल है, इसको समझ लो क्यूबिकल एक बॉक्स है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रखा हुआ, मतलब इसको क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम को हम क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, ठीक है, इसके वॉल्यूम को क्या कर दिया हम, कांस्टेंट कर दिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम हीट एनर्जी को प्रोवाइड करें, मॉलिक्यूल्स को क्या प्रोवाइड करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो इनका जो इंटरनल प्रेशर है गैस का, पी इंटरनल, जो गैस का इंटरनल प्रेशर होगा, ये क्या करेगा, ये भी आपका इंक्रीज करेगा, ये भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसी कोई डाउट है इसमें, आप बताओ, ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ, नेट जा रहा था, अब सर नेट सही है, ठीक है, हाँ हाँ नेट जा रहा था, अब सही है नेट, ठीक है, ओके। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, अब हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो रूट मीन, दो तरह का स्पीड्स हम लोग जानते हैं। सपोज कर लो कि एक क्यूबिकल कंटेनर या फिर किसी भी तरह का कंटेनर आप सपोज कर लो, ठीक है, और इस कंटेनर में देयर आर, एक गैस इसमें हम डाल दिए, हाइड्रोजन हीलियम, जो गैस इसमें डालना है तुम डाल दो, ठीक है। अब इसके अंदर में गैस, जो भी गैस लोगे उसके मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब जो सारा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में होगा, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा इसके अंदर में, सबका अपना एक स्पीड होगा। आपको पता है, अभी तुरंत बताए थे कि इनका स्पीड जो है ये हमेशा एक एक कॉलिजन के बाद चेंज करते रहेगा। तो हम एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, अगर हम इन सारे का वेलोसिटीज बोले, सपोज एट अ पर्टिकुलर टाइम, सपोज there are n number of molecules, n number of molecules in the gas with different speeds, with different speeds, say V1, V2, V3, सब हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट स्पीड है, ठीक है, अप टू Vn, ठीक है। इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक इसका स्पीड V1 है, सपोज करो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसका स्पीड V2 है, इसका स्पीड V3 है, सबका अलग अलग स्पीड है, सपोज कर लो, सबका डिफरेंट स्पीड्स है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कितना माना है, n माना है, तो आखिरी वाले का स्पीड क्या होगा, Vn सपोज कर लेते हैं। तो फिर दो स्पीड्स का टर्म आपको पहले ही समझ में आ चुका होगा, हम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के स्पीड से कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, हम काइनेटिक एनर्जी भी देखने जाएंगे तो एवरेज ही निकलेगा, है ना। मॉलिक्यूल का स्पीड भी अगर देखने जाओगे तो एवरेज ही करना होगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा टाइम के बाद जैसे ही जाओगे एक दूसरे के साथ कोलिजन होगा, फिर से ये स्पीड चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, लेकिन आपको पता है कि स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। तो अगर टोटल सबका वेलोसिटी का अगर सम सोचा जाए तो वो भले कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हर एक का वेलोसिटी चेंज करते रहेगा। तो दो तरह के स्पीड से हम लोग कोई भी रिलेशन जब निकालते हैं गैसियस लॉज का, ठीक है, या फिर गैसेस का कोई भी रिलेशन निकालते हैं, तो हम लोग स्पीड्स या तो दो फॉर्म में लेते हैं। एक लेते हैं आपका यू एवरेज, ठीक है, यू एवरेज, जो कि आपका हो जाता है, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये होता है आपका, जैसे मान लो V1, V2, V3, Vn सब था, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, अप टू प्लस Vn, और डिवाइड, क्योंकि एवरेज है तो इसको मतलब डिवाइड कर देंगे, कितना, कितने मॉलिक्यूल्स थे, n। तो ये हो गया आपका यू एवरेज। इसको बोला जाता है एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसको बोला जाता है एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द गैस बोल लो डायरेक्टली, मॉलिक्यूल्स बोलो, गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एक स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है यूआरएमएस, ठीक है, यूआरएमएस। ये मतलब क्या होता है इसका, देखो इसका मतलब होता है, आर का मतलब हो गया रूट, एम का मतलब हो गया मीन, मीन मतलब एवरेज हो गया आपका, और एस का मतलब हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, अब ये कैसे फिर से निकलेगा, बोलिएगा भाषा। यूआरएमएस, आर का मतलब हुआ रूट, ठीक है, एम का मतलब हुआ मीन, मीन का मतलब हुआ एवरेज, ठीक है, और एस का मतलब हुआ स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा इसके बारे में देखो, तो सबसे पहले स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी कि जितने वेलोसिटीज है v1 v2 v3 सबका स्क्वायर का सम, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह करते 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 प्लस आपका हो जाएगा vn स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, क्योंकि एवरेज है, मीन है, तो मीन के लिए क्या करेंगे, इसका हम डिवाइड कर दिए किससे, एन से, डिवाइड कर दिए एन से, और एन से डिवाइड किए, और उसके ऊपर में क्या है, रूट, तो यानी कि पूरा के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, रूट। ये है आपका, इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलो, या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलो। वेलोसिटी बेसिकली इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन भी चेंज करते रहेगा, तो वी डील ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, हम लोग सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करते हैं, इसलिए स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए स्पीड बोल रहे हैं। अगर वेलोसिटी बोलेंगे तो फिर डायरेक्शन हो जाएगा, दैट इज व्हाई आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द थिंग व्हिच इज नोन एज स्पीड। स्पीड का मतलब हुआ जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्लियर है मेरे ख्याल से, ये दोनों समझ में आया। यू एवरेज क्या होता है, ये होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, इसे करते करते v1 डिवाइडेड बाय n, दैट इज योर यू एवरेज, एंड यू आरएमएस क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसको बोलते हैं। ये हो गया सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके सबको ऐड कर दो, ऐड करके एवरेज, मीन का मतलब एवरेज होता है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, डिवाइडेड बाय n कर दिए, और उसके ऊपर में रूट, तो ये हो गया आपका, इसके ऊपर चढ़ गया रूट, तो ये हो गया आपका यू आरएमएस, और ये हुआ आपका यू एवरेज। तो याद रखना कि हम लोग जब भी कोई रिलेशन बताएंगे गैसियस सब्सटेंस का, जब भी कोई रिलेशन बताएंगे गैसियस सब्सटेंस का, तो हम लोग हर एक मॉलिक्यूल्स का नहीं लेते हैं, स्पीड को काउंट नहीं करते हैं, मतलब कोई भी रिलेशन बताने में हर एक मॉलिक्यूल के स्पीड को नहीं देखते हैं, हम लोग किसको देखते हैं, या तो यू एवरेज को सोचते हैं या फिर यू आरएमएस को सोचते हैं। अब कैसे सोचते हैं ये अब डेरिवेशन करवाएंगे आप लोग को, जैसे ही काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स का, सॉरी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यू आरएमएस का यूज वहां पे होता है। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है, जा सब शांत हो गया, अरे बुआ सब हम सब कर नो दिए, सर। हम सब कर दिए, ठीक है, नो ओके, हम सर। सब कर दिए। ठीक है, ठीक है, सब चलो, चिल्लाने लगता है। ओके, सब अब म्यूट कर लो। चलो अब नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। अब देखो, अब आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टॉपिक का नाम लिख लो सब, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता बेसिकली, ये इक्वेशन है क्या पहले वो बता देते हैं, उसके बाद डेरिवेशन से कंटिन्यू करेंगे। ये होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 m, n1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, n n1 कर दो, ठीक है, mn1 यू आरएमएस का स्क्वायर, यू आरएमएस का स्क्वायर, अभी तुरंत बताया है यू आरएमएस क्या है, उसका स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे कि ये इक्वेशन आखिर कहां से आया है, ठीक है। और डेरिवेशन में सब अपना ध्यान देते रहना, क्योंकि ये डेरिवेशन आप लोग भी बोल रहे थे कि सर ये इक्वेशन कहां से आया है, तो इसमें सब ध्यान देना अच्छे से, और समझना कि आखिर कैसे ये पर्टिकुलर चीज डिराइव किया गया है, मतलब इस इक्वेशन को कैसे डिराइव किया गया है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले देखो, यहां पे आपको दिख रहा होगा क्यूबिकल वेसल है, ठीक है, ये एक क्यूबिकल वेसल है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बोले कंसिडर अ
cubical vessel in which the gas is kept. सब कॉपी पेन लेके बैठना। लिखने In का समय which यूं दीजिएगा कि the लिखते gas रहे। is kept। अरे तो ठीक है ना, नोट्स जितना होगा उतना नोट करना। हाँ ठीक है, समय देंगे। कंसिडर अ क्यूबिकल वेसल इन विच द गैस इज केप्ट। एक क्यूबिकल वेसल है जिसमें मैंने गैस को रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, गैस को रखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखना यहां पे लेट नंबर ऑफ molecules of gas BN1। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कितने हैं, इसके मतलब इस क्यूब में जो गैस रखा हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिए कि हम N1 है, उसमें मान लिए कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना है, N1 है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ये बराबर आपका हो जाता है m। ये बराबर, इसको मान लेते हैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को हम मान लेते हैं m के बराबर, ठीक है। जो जितना मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रखा हुआ है, सारे हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है। हर एक मॉलिक्यूल का, एक ईच मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। एक ये हो गया, दो पार्ट। और उसके बाद लिखो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब BL यूनिट। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, इसको मान लेते हैं हम लोग L यूनिट। क्यूब इसको मान लेते हैं L यूनिट, यानी कि जितना इसमें तुमको क्यूब का साइड दिख रहा है, हर एक क्यूब का साइड कितना है, L है। क्यूब का साइड कितना है, L है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कंसीडर एनी मॉलिक्यूल, कोई भी एक, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे मान लो आपका हम बोले कि N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसीडर एनी मॉलिक्यूल एंड लेट इट्स वेलोसिटी बी v यूनिट पर सेकेंड। v यूनिट पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट पर सेकेंड। इतना सब नोट कर लिए, नोट करो फिर एक्सप्लेन करेंगे, लिखने दीजिए। ठीक है। यस सर। हो गया सबका, ओके। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग वेक्टर्स पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जिसको हम लोग सेलेक्ट किए, उसका ये वेलोसिटी आपका v दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि वेक्टर में आप लोग जानते हो कि अगर वेलोसिटी अगर मानते हैं और इस क्यूब के हम तीन एक्सिस सपोज कर ले, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो आपको पता है कि वेलोसिटी का तीन कंपोनेंट होगा।
तो अगर वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को लिखा जाए तो क्या लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? चले हम पेज आगे बढ़ा रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म, अच्छा यहीं पर पहले देख लो। वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। किसी को दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से वेक्टर में सब तो इतना जान ही चुके होंगे कि कोई भी वेक्टर अगर है तो उसको 3 कंपोनेंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी एक्सिस लिया जाए। तो हमने माना कि ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस मान लिया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो v कंपोनेंट होगा इसका भी 3 कंपोनेंट होगा, एक होगा vx के लॉन्ग, एक होगा vz के लॉन्ग, एक होगा vy के लॉन्ग। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड फिर कितना हो जाएगा? तो इसका मैग्नीट्यूड भी आप लोग को पता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अगर इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है बाबू, तुम लोग वेक्टर सही से पढ़ लो, क्योंकि 12th में जाओगे तो वेक्टर और हालत खराब करेगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये मैग्नीट्यूड कैसे आता है पता है ना सबको? ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी, इस जो ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड इतना आया, तो v स्क्वायर अगर बोले तो v स्क्वायर इज इक्वल। ओके ओके, देखो अच्छा है, इससे समझ में आया कि तुम समझे हो, पढ़े हो वेक्टर। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर होगा। बच्चा किसी कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। नो सर। नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें ध्यान दो कि अगर मान ले कि ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का सिर्फ vx कंपोनेंट को ले। ठीक है, किस किस कंपोनेंट को ले? सिर्फ vx कंपोनेंट को ले। तो vx कंपोनेंट को अगर लेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा a1 तक, a1 से टकराएगा, a1 से टकरा के ये वापस जाएगा, फिर a2 से टकराएगा, फिर a2 से टकरा के फिर ये a1 से टकराएगा, इस तरह से होते चला जाएगा। किसी कोई दिक्कत है इसमें अगर सिर्फ bx कंपोनेंट को लिया जाए? समझ में आ रहा है बेटा? बच्चा क्लियर है ना? अगर ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका गया vx कंपोनेंट लिए तो ये a1 से जाएगा, a1 से फिर a2 गया, a2 से फिर a1, a1 a2 हम मान लेते हैं कि दो फेस अपोजिट फेसेस है vx के लॉन्ग। ठीक है, तो vx के लॉन्ग a1 से टकराएगा, फिर a1 से टकरा के मॉलिक्यूल a2 पे जाएगा, फिर a2 से टकरा के a1 जाएगा, इस तरीके से ये होते चला जाएगा। किसी को अगर हम सिर्फ vx कंपोनेंट को अज्यूम करें तो इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है? नहीं ना? नो सर। नो, ओके, हाँ ठीक है। तो फिर अब इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो कंसीडरिंग द मोशन ऑफ molecule due to component Vx ओनली, सिर्फ Vx के वजह से अगर हम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल को कंसिडर करें तो क्या होगा? देन द molecule will strike A1 phase and then A2 phase and again A1 phase and again A1 and so on, इस तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे एक बात बताओ अगर ये A2 A1 फेज से टकराता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? प्रीवियस पेज में चले जाते हैं, थोड़ा सा तुम लोग को दिखाते हैं फिर से डायग्राम। देखो, इसका वेलोसिटी था vx और मैंने मॉलिक्यूल का मास क्या माना है? m माना है। ठीक है, तो फिर
ये इस डायरेक्शन में जब ये A1 से टकराएगा, A1 से टकराने से पहले, A1 से टकराने से जस्ट पहले, A1 से टकराने से जस्ट पहले मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना होगा? mvx होगा। किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? अरे भाई ऐसे Yes, शांत sir. मत रहो, ठीक है। Yes, sir. A1 से टकराने से Yes, sir, पहले clear. हाँ मॉलिक्यूल का जो आपका मोमेंटम होगा वो कितना होगा? mvx होगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ओके। इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट Vx, ड्यू टू कंपोनेंट Vx just before it strikes A1, just before it strikes A1, it strikes A1। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका mvx, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? mvx, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी जब आप लोग को बता रहे थे तो हम बताए हुए हैं कि जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ हो या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हो, वो परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं, ठीक है। तो एज द कॉलिजन्स are considered perfectly elastic, ठीक है। then momentum of molecule after collision with A1, after collision with A1, आपको पता है कि मोमेंटम आपका क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक मान रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। मास ऑलरेडी सेम है, m ही रहेगा, तो मास यहाँ पे वही है। ऐसा नहीं है कि 2-3 पार्ट में डिवाइड होकर के मास चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा मॉलिक्यूल का, ये क्या हो जाएगा? बस डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। ये देखो, इसमें समझो, देखो पहले मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, पहले मॉलिक्यूल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये कोलिजन से पहले मूव कर रहा था इधर, तो हुआ mvx। अब मॉलिक्यूल जब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, तो फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गया, तो माइनस mvx बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा आपका माइनस mvx। मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? माइनस mvx। किसी कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक एवरीवन? सबका आंसर चाहिए मेरे को। बच्चा क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, सर ठीक है। अब इसके बाद तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विथ A1, ये बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले कितना था? पहले था आपका, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, माइनस mvx और इधर हो जाएगा आपका माइनस ऊपर वाले का फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा mvx। तो ये कितना आ गया? माइनस 2mvx, माइनस 2mvx, माइनस 2mvx, ठीक है। हाँ, माइनस 2mvx, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए नेक्स्ट पेज में बढ़े। नोट कर लिए सब? Yes, sir. यस सर ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अब देखो,
अगर हम मॉलिक्यूल का मोमेंटम बोल रहे हैं -2 mvx, तो वॉल के मोमेंटम में चेंज कितना आएगा भाई? कोलिजन किसके साथ हो रहा है? तो कोलिजन आपका हो रहा है मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि इनिशियल और फाइनल कोलिजन जो आपका मोमेंटम होगा वो कंजर्व होना चाहिए दोनों पार्टी जिसके जिसके बीच में कोलिजन हो रहा है। तो अगर मान लो मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम -2 mvx निकला, तो ये जो वॉल है, ये जो A1 आपका वॉल दिख रहा है, इस A1 वॉल में कितना मोमेंटम आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट। अगर -2 mvx था तो इसका हो जाएगा mv2 mvx, इसका हो जाएगा 2 mvx। वॉल का मोमेंटम कितना चेंज आएगा? वॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा 2 mvx का। अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम हुआ -2 mvx, तो वॉल के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा? 2 mvx, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को लिखते हैं। देन therefore change in momentum of wall A1, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 mvx, 2 mvx आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद इसमें कितना, वॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? ये आ जाएगा 2 mvx के बराबर। ये आ जाएगा आपका 2 mvx के बराबर। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आप लोग को निकालना है। अगर हम बोले कि नंबर ऑफ कोलिजन्स यू हैव टू फाइंड, तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताओ तो, नंबर ऑफ कोलिजन्स विथ A1, नंबर ऑफ कोलिजन of molecule in 1 second, number of collision of molecule in 1 second with A1, with phase A1 फेस के साथ जो कोलिजन होगा 1 सेकंड में कितना कोलिजन होगा? इसका आंसर कौन देगा? चलो दिमाग लगाओ तो। थोड़ा सा हम पेज खोल देते हैं आप लोग को दिमाग लगाने के लिए, ताकि आप बता सको कि नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड कैसे निकालेंगे, कितना कोलिजन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। बोल रहा है कि देखो, ये एक बार इधर से इधर गया, A1 से टकरा के A2 पे गया, A2 से फिर आया A1 पे टकराया, तो 2 कोलिजन हुआ A1 के साथ। फिर गया A2 पे, फिर वापस आया A1 पे, 3 कोलिजन हुआ। तो ऐसा ही हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स 1 सेकंड में कितना होगा सिर्फ A1 फेस के, सिर्फ A1 फेस पे। अमन, उज्जवल, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा तो जल्दी से बता। रुकनुद्दीन, बता जल्दी से। देखो, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना है? vx, तो इसमें लेंथ बाय स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बाय, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ, हाँ डिस्टेंस, ना वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन साइमल्टेनियस कोलिजन, इन साइमल्टेनियस कोलिजन। इसका क्या मतलब हुआ साइमल्टेनियस कोलिजन? मतलब कि एक कोलिजन, जैसे मान लो एक बार A1 के साथ कोलाइड किया, फिर दूसरा बार किया, तो 2 बार कोलाइड, जब दूसरा कोलिजन हुआ तब मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? साइमल्टेनियस कोलिजन, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है vx यूनिट पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? vx ही होगा। किसी कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबको? vx यूनिट होगा, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, vx यूनिट होगा। अच्छा, और जो मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं, ये A1 फेस के साथ टकराया, A1 फेस से टकराने के बाद ये
A2 तक गया और फिर A2 से ये A1 पे आया, तब साइमल्टेनियसली दो कोलिजन्स हुआ। तो A1 पे एक बार टकराने के बाद दूसरा बार जब वो टकरा रहा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एक बार यहाँ A1 से A2 तक मतलब L, और फिर A2 से A1 तक मतलब L, मतलब हो गया L प्लस L कितना 12, क्योंकि 12 क्यूब का, हाँ क्यूब का साइड हम लोग कितना लिए हैं 12 लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 यूनिट हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ कोलिजन, L यूनिट लिए हैं। हाँ L यूनिट लिए हैं, तो ये हो जाएगा Vx यूनिट डिवाइडेड बाय L प्लस L यूनिट, है ना? ये हो जाएगा L प्लस L यूनिट, तो यूनिट यूनिट कैंसल, ये क्या आपके आ गया Vx मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय 12, यानी कि एक सेकेंड में सिर्फ फेस A1 से, एक सेकेंड में सिर्फ फेस A1 पे कितना कोलिजन्स होगा, तो वो होगा Vx बाई 12 के बराबर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर ठीक है, ऐसे शांत रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा? देखो सब सब शांत हो गया, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? है? यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो ओके। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा अब देखो, एक बार जब कोलिजन होता था, एक कोलिजन के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था 2 mvx। एक कोलिजन के लिए, सिर्फ एक कोलिजन जब होता था तो वॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया 2 mvx। तो अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स एक सेकंड में vx बाई 12 है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? एक कोलिजन का चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएगा। क्लियर है? फिर से सुनो, एक बार जब कोलिजन हुआ A1 के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना आया 2 mvx के बराबर आया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं एक सेकंड में कितना होगा चेंज इन मोमेंटम सिर्फ A1 के वजह से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक कोलिजन के चेंज ऑफ मोमेंटम से, तो टोटल इन निकल जाएगा आपका एक सेकंड के लिए सिर्फ A1 के वजह से। किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? नो सर, यस सर। एक बार और। नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। अच्छा देखो, हम बोल रहे हैं तो वॉल के मोमेंटम में सर आपका 2 नेटवर्क आवाज mvx। क्लियर नहीं आ रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं। अच्छा नेट वीडियो में फर्स्ट सही था आएगा, आपका। हाँ अब हो गया, सही हो गया, सही हो गया, टेंशन मत लो, हो गया सही हो गया। ओके, तो देखो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल A1 आफ्टर कोलिजन, ये सिर्फ जब एक बार कोलिजन हुआ था, सिर्फ जब एक बार कोलिजन हुआ है A1 के साथ, तो फिर तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 2 mvx। तो अगर नंबर ऑफ एक सेकेंड में इतना है Vx बाई 12 है, एक बार चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा। अब समझ में आया? सर नेटवर्क इशू ज्यादा है आपके। पूरा फर्स्ट आवाज गया सर नहीं आपका। आया सर। नहीं नहीं, वो बीच में गड़बड़ाया था, अब सही है, ठीक है। हाँ गड़बड़ा वो गया अभी फिर अभी सर। सही, अभी सही है ना? अभी आ रहा ना आवाज रे? अब आया। हाँ अब आ रहा है ना, तो वही बोल रहा है। अच्छा हाँ, इसी में तुम पहले अब देखो, अगर एक बार कोलिजन हुआ तो फिर चेंज इन मोमेंटम 2 mvx हुआ। तो अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स A1 के साथ एक सेकंड में Vx बाई 12 है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? एक बार जो चेंज हुआ मोमेंटम में एक कोलिजन में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के साथ, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड निकल जाएगा। अब समझ में आया? यस यस। ठीक है ना? ओके, अब देखो, तो यानी कि फिर गया। बारिश की वजह से हो सकता हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सो डोंट वरी। ओके, थोड़ा सा मैनेज करो, ज्यादा नहीं, उतना नहीं मैनेज करना पड़ेगा। ओके, सो चलते हैं, अब देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल चेंज इन, देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा कट रहा है नेट सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ वॉल A1 वॉल A1 in 1 seconds
in 1 seconds due to component Vx, ड्यू टू कंपोनेंट Vx। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल A1 इन 1 सेकेंड्स ड्यू टू कंपोनेंट Vx। ये कितना हो जाएगा, जो एक का चेंज था, मतलब ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 mvx मल्टीप्लाइड बाई Vx बाई 2l, Vx बाई 2l। तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका mvx स्क्वायर बाई l। ये आया आपका mvx स्क्वायर बाई l। क्लियर है यहां तक? अच्छा हाँ, नेट थोड़ा सा कटा था, ठीक है, जा रहा था, लेकिन अब सही है। अब आ रहा है आवाज, सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल A1 इन 1 सेकेंड ड्यू टू कंपोनेंट Vx, ये क्या हो गया आपका, mvx स्क्वायर बाई l हो गया। ये क्या हो गया आपका, mvx स्क्वायर बाई l। अच्छा, सिमिलरली अब A2 के लिए माने, ठीक है, देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ वॉल्स A1 एंड A2, बोथ वॉल्स अगर कंसीडर कर ले, अब अभी तक हम लोग एक वॉल के लिए कंसीडर कर रहे थे, अब दोनों वॉल के लिए कंसीडर कर ले, A1 भी एंड A2 भी, इन 1 सेकेंड्स, इन 1 सेकेंड्स ड्यू टू कंपोनेंट Vx, सिर्फ Vx के वजह से, ड्यू टू कंपोनेंट Vx, ड्यू टू कंपोनेंट Vx। ये कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल सा है, इसमें देखो आप लोग खुद भी समझ जाओगे। अगर A1 के लिए ये mvx स्क्वायर बाय l आया है, तो A2 के लिए भी ये कितना आएगा, mvx स्क्वायर बाय l ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंपोनेंट सेम है, Vx का कंपोनेंट सेम है, तो दोनों वॉल के लिए जो टोटल चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, mvx स्क्वायर बाय l प्लस mvx स्क्वायर बाय l। तो ये बराबर हो जाएगा mvx स्क्वायर बाय l प्लस एक हो गया A1 के लिए, और सिमिलरली A2 के लिए भी हो गया mvx स्क्वायर बाई l। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 mvx स्क्वायर बाई l। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो एक बार, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबा डेरिवेशन है, आराम से बनाओ, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना बोल दे, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, उज्जवल पूछ रहा है इसका जरूरत कहाँ, अभी पता चल जाएगा बेटा, है ना, वैसे भी तुमको पढ़ना है फिजिक्स में, टेंशन मत लो, है ना, लेकिन हाँ चलो हम एक बार डेरिवेशन करवा दिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे टोटल चेंज इन मोमेंटम हम सिर्फ Vx कंपोनेंट के वजह से लिए, तो Vx के वजह से आया 2 mvx स्क्वायर बाय l, ठीक है। अगर मान लो कि हम Vy कंपोनेंट को भी कंसिडर करें, ठीक है, Vy कंपोनेंट को भी कंसिडर करें, ठीक है, तो Vy के वजह से इस वॉल पे टकराएगा, फिर उस वॉल पे जाएगा। तो जैसे Vx के लिए A1 A2 वॉल के लिए आया आपका वैल्यू 2 mvx स्क्वायर बाय l, उसी तरह आपका y कंपोनेंट को लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 mvy स्क्वायर बाय l हो जाएगा। हाँ, और सिमिलरली Vz के लिए क्या हो जाएगा, 2 mz। तो अगर टोटल करें, अगर हम लोग हाँ, तो यहां पे देखो अपोजिट फेसेस के वजह से जो Vx कंपोनेंट था उसके लिए आया 2vmvx स्क्वायर बाय l। सिमिलरली अगर हम लोग टोटल चेंज इन मोमेंटम, सिमिलरली अगर हम लोग करें टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम of opposite faces due to component Vx, due to component अब क्या कर दिए Vy,
कंपोनेंट वी वाई। ठीक है, तो आप यहाँ जेड को साथ ले लीजिए। हाँ ठीक है, जेड को भी साथ कर ही लेते हैं, एंड वी जेड। ठीक है, एंड वी जेड, तो वी वाई के लिए हो जाएगा आपका 2mvy² l। ठीक है, और vz के लिए हो जाएगा आपका 2mvz² l। ठीक है, एक हो गया 2mv और vx के लिए तो पहले ही निकाल चुके हैं। तो अगर अब तीनों कंपोनेंट को एक साथ देखें, तीनों कंपोनेंट के वजह से एक साथ अगर ऑब्जर्व किया जाए, तीनों कंपोनेंट के वजह से एक साथ ऑब्जर्व करें अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम वी वाई वी जेड एंड वी एक्स भी कर देते हैं, एंड वी एक्स भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इतना प्लस इतना, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा 2mvx² l हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? vx के वजह से हुआ आपका इतना, ये तो वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे प्रीवियस पेज में, देखो ये वैल्यू निकला है 2mvx² l। सिमिलरली vy के लिए भी सोचो, vz के लिए भी सोचो, और तीनों को इंक्लूड करके तब सोचो, तब क्या हो जाएगा? तीनों का सम हो जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, क्लियर है एवरीवन? हाँ बोलते? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, ओके। अब यहां पे, अब देखो यहां पे, और वी कैन से यहां से 2m/l कॉमन आ जाएगा, और 2m/l अगर कॉमन आएगा तो यहां पे क्या बचेगा? vx² प्लस vy² प्लस vz² बचेगा। अच्छा, vx² प्लस vy² प्लस vz² क्या था बेटा? ये बोल सकते हो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अभी तुरंत निकाले थे ना पहले पेज में, सबसे फर्स्ट पेज में देखो। यस सर, जी। हाँ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2m/l, और ये हो जाएगा आपका v²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका v²। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबको? फिर बोलो तब आगे बढ़ेंगे। हा, जय श्री राम। क्लियर क्लियर। यस सर, यस क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर हम सारा, अच्छा ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकला है, ये सिर्फ किसके लिए निकला है? टोटल चेंज इन मोमेंटम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के वजह से जो वॉल्स पे हो रहा है वो निकला है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के वजह से। अगर मान लो सारे मॉलिक्यूल्स का हम कंसिडर करें टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है टोटल चेंज इन मोमेंटम on each faces, on every faces due to all the molecules, due to all the molecules, due to all the molecules। ठीक है, तो आप अभी तुरंत यहां पे देखे हैं कि आपका एक मॉलिक्यूल के वजह से कितना आया था वैल्यू? एक मॉलिक्यूल के वजह से जो चेंज इन मोमेंटम था वो कितना था आपका? अभी तुरंत देखें 2m/l v² है। अगर मान लें ये v आप, हाँ तो v 2mv²/l है। अब यहाँ पे v आपका सिर्फ एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी को हम कंसीडर किए थे। अगर हर एक मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को कंसीडर किया जाए, हर एक मॉलिक्यूल, तो आप बोल सकते हो टोटल चेंज इन मोमेंटम ये बराबर हो जाएगा 2mv1² पहला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय l, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय l, ठीक है, प्लस तीसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय l। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? अब प्लस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कितना लिए थे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना माने थे? n1 माने थे ना? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कितना माने थे? n1 माने थे। तो यानी कि vn1² हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहां से अगर हम 2m/l को कॉमन ले लें
2m/l को कॉमन ले लें तो ये बीच में क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस इसी तरह करते करते ये हो जाएगा vn1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n1, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय n1, तब क्या हो जाएगा आपका, तब आपका हो जाएगा 2m/l, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n1 मल्टीप्लाइड बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, इसी तरह करते करते कहां तक जाना है, प्लस vn1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। अभी तुरंत हम बताए थे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखो तो वही है क्या, ये इसका रूट कर दोगे तो क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा ना, URNS हाँ URMS हो जाएगा। क्या चीज, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n नंबर ऑफ n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा n1। हाँ तो यहाँ पे n1 हो गया एक बाहर और एक n1 नीचे हो गया, ये जो n1 इसके अंदर डाले ये पूरा टर्म आपका बोल सकते हो URMS का स्क्वायर है। हाँ ठीक है, ये आपका हो गया URMS का स्क्वायर, तो मतलब हो गया 2m(n1) URMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। क्लियर है यहां तक सबको, यहां तक क्लियर है सबको, बताइए। एकदम एकदम क्लियर है। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हो ना। यस सर, तो हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स होता है। वेरी गुड। तो देखो ये आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम निकला है सारे मॉलिक्यूल्स के वजह से 1 सेकंड में। कितना टाइम में निकला है, 1 सेकंड में। तो यानी कि आपका हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। होता है ना, यही ना हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फोर्स इन मोमेंटम टाइम। अच्छा, टाइम हम कितना मान रहे हैं, हर एक केस में हम टाइम कितना माने, 1 सेकंड माने हैं। टाइम कितना माने हैं हम लोग, 1 सेकंड के लिए निकाले हैं ना। यस सर। हाँ तो 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड पुट कर दोगे तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इफ टाइम इज 1 सेकंड, F equal to change in momentum. हाँ इफ टाइम इज 1 सेकंड, ठीक है 1 सेक, देन F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम आया कितना था, अभी पिछला पेज में वो आया था M n1 into RMS स्क्वायर और डिवाइडेड बाय L। L आया था। क्लियर है यहां तक बच्चा लोग, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक ना एकदम ना। चलो तब आगे बढ़ते हैं और इसका मजा लेते हैं। क्लास में बोलने में होता ना, हाँ बोलता है ना। ए बउआ अभी तनी शांत रहो, थोड़ा देर के बाद मौज मस्ती मजाक होगा। ठीक है चलो, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत है, ये तो सबको पता है ना। प्रेशर बराबर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सबको पता है ना। ऐसे शांत रहता है तो हमको। हाँ तो अब एक बात बताओ, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स आपका हो गया कितना, 2m(n1) U स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय L। और एरिया क्या हो जाएगा आपका, क्यूब है ना, क्यूब का L यूनिट है, तो एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का 6L स्क्वायर।
एरिया कौन सा, हाँ, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया क्यू का आप ठीक सारे है। सरफेसेस पे ले लिया ना, तो टोटल सरफेस एरिया हाँ क्यू का कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर। ठीक है, 6L स्क्वायर। अब यहां से 2 3 जा 6 हो गया, तो कितना आ गया आपका 1/3 mn1 u स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाई L क्यूब आया है। L क्यूब, L क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम यस। वॉल्यूम है। तो और हम लोग यहां से बोल सकते हैं PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn1 u स्क्वायर RMS। बच्चा अब इसमें मेरे ख्याल से डेरिवेशन पूरा करवा दिए, अब समझ में आया ये फॉर्मूला कहां से आया है, सबको बुझाया? हेलो सर जी, हाँ बोलो। बोले ये जो प्रेशर है ये इंटरनल प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर है? तुम जो है ना जिंदगी भर उसी में कंफ्यूज रहो। देखो एगो बात बताते हैं, अगर आप ओपन वेसल लेते हो, मान लो एक बलून ऐसा चीज लिए जिसका वॉल्यूम जो है आप बढ़ा घटा नहीं सकते हो, ठीक है, बढ़ा घटा सकते हो, जैसे देख इसको समझ, ठीक है, ये वाला पार्ट तुम अच्छा किया पूछिए लिया, अगर बहुत जन को दिक्कत है अभी तक इसमें तो एक बार इसको समझ लो, ठीक है, बहुत अच्छे से इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मान लो कि तुम ऐसा कोई कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, गैस का इंटरनल प्रेशर अगर मान लो PI है और P एक्सटर्नल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो जनरली 1 ATM के बराबर होता है, ठीक है, जनरली अगर माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो थोड़ा कम होगा, कहने का मतलब हाइट जितना तुम बढ़ते चल जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते चल जाएगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो P एक्सटर्नल है ना, इसका घटना बढ़ना डिपेंड करता है तुम्हारा बाहरी चीजों पे। अब इंटरनल प्रेशर के वजह से अगर मान लो इंटरनल प्रेशर ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बलून आपका एक्सपैंड करेगा, ये बलून आपका क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। और कब तक करेगा? कब तक करेगा? जब तक ये P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर ना हो, बराबर। है ना, तब तक ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा कोई चीज लिए जिसका वॉल्यूम घट घट, जैसे कि आपके घर में जो गैस सिलेंडर रखा हुआ है उसका वॉल्यूम घट बढ़ नहीं सकता है, उसका वॉल्यूम घट बढ़ नहीं सकता है। अब उस केस में एक बात बताओ, इंटरनल प्रेशर अगर PI है तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ये अपोजिट मारेगा, P एक्सटर्नल यहां पे सेम हो जाएगा P इंटरनल का। बताओ, अरे न्यूटन थर्ड लॉ जानता? अरे सब शांत हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? PI P एक्सटर्नल, माने एक्सटर्नल यहाँ पे कोई बाहरी प्रेशर का इसका असर नहीं है, ये P एक्सटर्नल कोई बाहर से नहीं है, बल्कि ये जो P इंटरनल है यही P एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ घट नहीं सकता, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हम लोग P इंटरनल पे ही इक्वेशन को पुट कर देंगे, PV इज इक्वल टू nRT में। समझ में आया? तो याद रखना हमेशा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप प्रेशर को, जो इंटरनल प्रेशर है उसी को आइडियल गैस में आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। लेकिन अगर ओपन वेसल है तो फिर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको पुट करेंगे यहां पी के जगह पे। कोई दिक्कत अब साहब समझ में आया? इसको लिख लो कि इफ काहे लिख रहे हैं ओपन वेसल, in an open vessel, in an open vessel एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि P एक्सटर्नल इज टेकन इन आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना बच्चा? किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, बट इन अ क्लोज्ड वेसल, इन अ क्लोज्ड वेसल P internal is taken in
आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमेशा याद रखना। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल में कंफ्यूजन नहीं करना, ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्या आपका वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब क्लोज्ड वेसल। ठीक है, क्या आपका ओपन वेसल बोल रहा है, ओपन वेसल बोल दिया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? मिक्सचर ऑफ गैसेस में ध्यान देना, टोटल प्रेशर होता है पी एक्सटर्नल। अगर मान लो ओपन वेसल में कोई मिक्सचर अगर मान रहे हो गैसेस का, तो फिर पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ये सब चीज थोड़ा थोड़ा जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होते चल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के, तो इससे और ज्यादा क्लियरेंस आएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट है यहां तक में? नो सर। नो सर, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी में समय हो गया क्या जी? कट नहीं हुआ सर, समय हो गया। अब अच्छा दूसरे ठीक, क्लास टाइम हो गया था। ठीक है, चलो तो कल हम अब पीवी इज इक्वल टू, एक आया आपके पास इक्वेशन कौन सा, एक इक्वेशन आया आपके पास पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn1 u स्क्वायर RMS, और एक आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी बराबर क्या होता है, nRT। अब हम रिलेशन इन दोनों इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस और आइडियल गैस इक्वेशन के बीच में कल बताएंगे। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। बाय सर। हाय सर।